We look for partners. We don't look for preachers. You have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. Why should I step up to what the West wants? I will step up to what I want. No? What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept. ऑपरेशन सिंदूर को एक हफ्ता हो चुका है। फॉग ऑफ वॉर छटा तो नहीं है, लेकिन बयानबाजी और अफवाहों का बाजार गर्मा चुका है। पाकिस्तानी फौज और उनकी सोशल मीडिया की माने तो उन्होंने हमारे एयरफोर्स का अब खात्मा कर दिया है। S-400 सिस्टम को निस्तो नाबूद कर दिया है। गजवाए हिंद तो बस होने ही वाला है। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बात माने, हमारी मीडिया की बात माने, तो वहां एक लोगों में यकीन हो चुका है सोशल मीडिया पर कि हमने ना सिर्फ पाकिस्तान एयरबेसेस पर अटैक किया, बल्कि उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर वार करके रेडिएशन लीक भी करवा दिया है, अर्थक्वेक भी करवा दिया है। पाकिस्तान में अब न्यूक्लियर म्यूटेशन शुरू हो गया है और बहुत ही जल्द पाकिस्तानी भेड़िए बनकर रस्तों पर घूमेंगे। बट जोक्स असाइड, इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अगर टेररिस्ट का हमला होगा तो हम डिप्लोमेसी नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, पूरा ऑल आउट वॉर करेंगे। इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ISI और पाकिस्तानी आर्मी जो उनके हैंडलर्स है, उनको अब अपनी प्लानिंग बदलनी होगी। ये हर कुछ दिन में 2 अटैक कर दिए, फिर चुप बैठ गए, उसके बाद कुछ नहीं होता है, वो वाले दिन शायद अब खत्म हो गए हैं। इस बात पर भी कोई डिबेट नहीं है कि जहां पाकिस्तान ने चाइना के सपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एरियल वॉरफेयर में सुपीरियरिटी दिखाए, वहीं हमारे आकाश जैसे डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तानी हमलों को उन्होंने नाकाम किया और साथ ही साथ हमारे ब्रह्मोस ने उनके छक्के छोड़ा दिए विद प्रिसाइज हिट्स उनके एयरफील्ड्स पर। और इसके डिटेल्ड सैटेलाइट इमेजेस भी पूरे दुनिया के सामने पेश हैं। लेकिन इस बात पर भी अनफॉर्चुनेटली कोई डिबेट नहीं है कि भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक डिप्लोमैटिक विन नहीं रहा। जहां हमारे फोर्सेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी टेररिज्म को अच्छे से जवाब दिया, वहीं हमारे लेजर आइज फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी नाकाबिलियत का परिचय दिया। जो ऊंची ऊंची डींगे हाका करते थे, उसकी अब पोल खुल चुकी है और इसके कई कारण हैं जो मैं ऐसा कह रहा हूं। नंबर 1, वॉर ऑन टेरर का नारा लगाकर हम गए तो थे पाकिस्तान को सबक सिखाने, लेकिन सबक सिखाते सिखाते उसके बीच में ही सुलह हो जाती है। क्यों? किसी को एग्जैक्टली पता नहीं, स्पेकुलेशन हो रहा है। लेकिन सुलह कराई किसने? पाकिस्तानी टेरर के लॉन्ग टाइम फंडर अमेरिका ने। तो डिप्लोमेटिक जीत भारत की नहीं हुई, डिप्लोमेटिक जीत अमेरिका की हुई है और अब वो पूरे दुनिया भर में इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कि भाई शर्म की बात है कि इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी हमारी फौज है, लेकिन सीज फायर की घोषणा भारत ने नहीं, या फिर इवन पाकिस्तान ने नहीं, अमेरिका ने घोषणा की। ट्रंप ने दुनिया को बता दिया कि असली पॉपो कौन है, वॉर किसने रुकवाई है। और पिछले 3 दिनों में ट्रंप ने बार बार हमें जलील किया है इंटरनेशनल फोरम में, भारत को एक छोटा बच्चा दिखाकर। But I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Or maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? इतनी जलालत, एक ही हफ्ते में हम विश्व गुरु से नीचे गिरकर ऐसी एक देश की श्रेणी में आ गए हैं जिसे पोपो की दरकार होती है अपने झगड़े सुलझाने के लिए। भारत ना हुआ, बुर्किना फासो बना दिया जयशंकर जी ने। वैसे तो ट्रंप के इनॉग्रेशन में फ्रंट रो में बैठे थे जयशंकर जी, लेकिन समय आने पर जब दरकार पड़ी तो पाकिस्तान को एक फटकार भी नहीं लगवा पाए अमेरिका द्वारा। नंबर 3, जिस फॉल्स इक्विवेलेंस के साथ एक झटके में कश्मीर का मुद्दा आज इंटरनेशनलाइज हो गया है, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर इंटरनेशनल। ट्रंप ने कहा है कि अब वो सुलझाएंगे हजारों साल पुराना, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी वाणी है, हजारों साल पुराना कश्मीर का मुद्दा। बात इतनी बिगड़ गई कि इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके MEA को बोलना पड़ा कि कश्मीर मीडिएशन में जो प्रस्ताव ट्रंप दे रहे हैं, हम उसे रिजेक्ट करते हैं, हम उसे ठुकरा रहे हैं, क्योंकि भारत ने कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन अलाउ नहीं किया है कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन पाकिस्तान इस प्रस्ताव पर इसको दबोचेगा और इसको खूब इंटरनेशनली उछालेगा। नंबर 4, जहां हमने अपने इंटरनेशनल लीवरेज, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने गुडविल, अपने विश्व गुरु होने का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आइसोलेट करना था, वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपने आप को आइसोलेटेड पाया। पूरी दुनिया भर में टेरर की निंदा करने वाले तो बहुत लोग मिल गए, लेकिन पाकिस्तान पर उंगली उठाकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों की संख्या शायद 0 के बराबर ही रह गई। और नंबर 5, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, अपने आप को विश्व गुरु कहलाने देने वाला भारत
इतना भी क्लाउट नहीं दिखा पाया कि चलो आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को दिलवाने से हम नहीं रुकवा सकते हैं, कुछ हफ्तों के लिए डिले ही करवा दो, एक प्रेशर तो करो पाकिस्तान पर, हमारे फोर्सेस को मदद करो, डिप्लोमेटिक एक प्रेशर बनाकर पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन वहां भी हम फेल कर गए। जब रील्स के लिए साउंड बाइट देना होता है, दूसरे देशों को खरी खोटी सुनानी होती है, तब तो लेजर आइज एकदम हाजिर होते हैं और हम महा इंप्रेस भी होते हैं, सर्कस देखकर ताली भी बजाते हैं उनके लिए। लेकिन जब देश संकट पे था, जब पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो बिल्कुल चुप्पी, लेजर आइज डाउन। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के खोखलेपन को और भारत देश के डिप्लोमेटिक फेलियर को भी अच्छे से उजागर कर दिया है। कैसे हम इतना आइसोलेटेड हो गए, समझने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले क्विक थैंक्स टू टुडेज एपिसोड पार्टनर आउटस्किल, जो आपको एक और नई युद्ध के लिए तैयार करता है। आज की बदलती दुनिया में एआई बन सकता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, या एआई बन सकता है आपके लिए सबसे बड़ा टूल। अब एआई ही नया डिफेंस है, एआई ही नया ऑफेंस है, और सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल बन सकता है आपके करियर, बिजनेस और डेली लाइफ में। इसीलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं एक कंप्लीटली 2-डे फ्री एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसका वैल्यू तो वैसे 10,000 रुपए है, लेकिन हमारे एपिसोड पार्टनर्स आउटस्किल ने इसे आपके लिए बिल्कुल फ्री बना दिया है। नो स्ट्रिंग्स अटैच, नो कंडीशंस, नो स्टार, नो हैशटैग। यह प्रोग्राम है 16 घंटे की लाइव ट्रेनिंग, सैटरडे और संडे को 11 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। यह सब आपको सीखने को मिलेगा। 20 से ज्यादा एआई टूल्स जो आपके टूल किट में अब शामिल हो जाएंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बेटर फास्टर रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस बिना किसी कोडिंग के, नो कोड टूल्स कैसे आप बना सकते हो, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस विच आर लिटरली माइंड ब्लोइंग, एडिटर ने ऑलरेडी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, पावरफुल एआई एजेंट्स आप कैसे डेवलप कर सकते हो। यह ट्रेनिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप टेक में हो, नॉन टेक फील्ड में हो, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या अपना बिजनेस चलाते हो। ऑलरेडी 40 से ज्यादा देश के प्रोफेशनल्स इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं और काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स आ चुका है। लेकिन आपको इसके लिए रजिस्टर जरूर करना होगा। फ्री है लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफर है, सो साइन अप क्विकली। डिस्क्रिप्शन लिंक में, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स वहीं आएंगे। फ्राइडे 7 बजे शाम को इनका एक इंट्रोडक्टरी कॉल भी होता है। सो मेक श्योर यू मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। बैक टू द स्टोरी। ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना, तुर्की और अजरबैजान खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। यारी दोस्ती की बातें हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी न्यूयॉर्क स्थित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या OIC ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न ओवर द डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन साउथ एशिया। OIC का स्टेटमेंट साफ तरीके से कह रहा था कि पाकिस्तान की तरफ इंडिया का जो एलिगेशन है वो बेबुनियाद है, कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और इसी बेबुनियाद आरोप के चलते इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के बीच में जो सिचुएशन है, हालात हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो बिगड़ रहे हैं। इंडिया ने इस स्टेटमेंट का भी जोर शोर से खंडन किया था। चलो मान लेते हैं, नया पॉपॉ मिल गया पाकिस्तान को चाइना, नया भाई मिल गया पाकिस्तान को तुर्की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। चलो ठीक है, यह भी समझ लिया। लेकिन भारत का सपोर्ट कौन कर रहा है? भारत के साथ बिना शक, बिना सवाल कौन सा देश खड़ा था? UN छोड़ो, EU छोड़ो, अपना क्वाड, उसका क्या? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कहां गए जो हमारे एलाइज थे? सालों से हम देखते आए हैं प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, वहां नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है, भक्त मंडली वहां पूरा अपना कार्यक्रम कर रही है। जयशंकर जी के सालों से सैवेज रिप्लाईज हम ट्वीट्स और वायरल इंस्टाग्राम रील्स देखते आए हैं। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours, it is me, it's ours. लेकिन इस सब के बाद जब असली टेस्ट की बारी आई, तब क्या हो गया? गोदी मीडिया के कुछ आप हेडलाइंस देखिए, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि वाह, दुनिया तो पूरी हमारी तरफ है। लेकिन अगर आप पास से देखोगे, ध्यान से एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके का एक यूनानिमस एंटी टेरर सेंटिमेंट था इंडिया के लिए, सारे देशों ने एक सेंटिमेंट और एक सिंपैथी दिखाई थी, वो बिल्कुल हमारे फेवर में था। लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। हमने सोचा था कि जैसे ही हम एक्शन लेंगे तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगी, उसे क्रिटिसाइज करेगी, उसे आइसोलेट करेगी। लेकिन जैसे ही भारत ने सीमा पार अटैक्स किए, सारा सपोर्ट जैसे गायब सा हो गया। टेरर के अगेंस्ट दुनिया आज भी बात कर रही है, लेकिन आज
कहीं भी हमारे देश के साथ कोई खड़ा हमें नहीं दिख रहा है जो क्लियरली प्रो इंडिया स्टांस और एंटी पाकिस्तान स्टांस ले रहा हो। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ 2 देशों ने इंडिया के लिए फुल सपोर्ट की बात तक की, इजराइल और फ्रांस, और यहां भी टॉप लेवल पर नहीं। इजराइल के इंडिया के ऑनवॉय ने 7 मई को एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि इजराइल टेरर के अगेंस्ट था और इंडिया के राइट टू सेल्फ डिफेंस को वो सपोर्ट करता है। फ्रांस में भी फॉरेन मिनिस्टर वहां के, उन्होंने टेररिज्म के कंसर्न को समझते हुए इंडिया को सपोर्ट करने की बात कही। लेकिन देखिए, दोनों साइड्स ने रिस्ट्रेन करने की और डी एस्केलेट करने की भी बात एक साथ उसमें भी कह डाली। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों देशों ने भी क्लियरली भारत के सपोर्ट में आते हुए भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। वो भी तब जब पाकिस्तान क्लियरली पूंछ में हमारे सिविलियंस को मार रहा था। इंडिया ने इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने भी रियल टाइम पर रखा, फिर भी ऐसा कोई देश नहीं निकला जिसने कहा कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के ऑल वेदर एलाई हैं और भारत जो भी एक्शन ले रहा है हम उसके साथ हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ऐसे एटलीस्ट 3 एलाइज थे जो ओपनली उसको सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस पूरे कॉन्फ्रंटेशन में वो पाकिस्तान के पीछे डट के खड़े हैं। ये देश थे चाइना, तुर्की और अजरबैजान, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ओपन सपोर्ट एक्सप्रेस किया बल्कि इंडिया के मिलिट्री एक्शंस को कंडेम भी किया। सो डिस्पाइट ऑल एंड एवरीथिंग, ऑल द बैंड बाजा बारात, पाकिस्तान के नैरेटिव को मानने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले दुनिया में ज्यादा निकले। भारत के पास क्या निकला? बस एक हेडलाइन मैनेजमेंट स्किल है और वो भी डोमेस्टिक। बाकी सारे देश, यूके, रशिया, नेदरलैंड, जापान, ईरान, सबने सहानुभूति दिखाई और डी एस्केलेट करने को कहा। अब सवाल ऑब्वियसली उठता है कि ऐसा क्यों होता है? भाई, वॉर अगेंस्ट टेरर अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो हम इतना अपने आप को अकेला क्यों पा रहे हैं विद नो फ्रेंड्स एट ऑल? क्या हुआ इतने सालों की विदेश यात्राओं का? 2014 से लेकर आज तक हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो इतना इन्वेस्ट किया है डिप्लोमेटिकली हमारे फॉरेन रिलेशंस में, वो उसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? इतना कुछ किया गया है, फॉरेन ट्रिप्स किए गए हैं, स्टेट विजिट्स किए गए हैं, G20 जैसा बड़ा इवेंट हमने होस्ट किया, उसका नतीजा कहां आया? जबकि हमने तो बोला था चीजें बदल गई हैं यूपीए एरा से। Yes, things have changed better after 2014. Yes, our foreign policy has become more dynamic, more effective, more prominent after 2014. इतने सालों से हम देखते आए हैं, खासकर कि भारत की गोदी मीडिया में, कि भारत की ग्लोबल इमेज किस तरीके से बढ़ रही है। हमारा पासपोर्ट देखकर लोग थर-थर कांपते हैं। भारत अब वर्ल्ड लीडर बन चुका है, विश्व गुरु बन चुका है। भारत की छवि पूरे दुनिया में अब सुधर चुकी है। भारत एक ग्लोबल स्टैंडिंग पर आ चुका है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अगर मैं गोदी मीडिया ब्रेन वॉशिंग को साइड में भी हटा दूं, फैक्ट तो यही है कि हमने काम करने की कोशिश की है, काम हुआ है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। G7 समिट्स में इंडिया को स्पेशल इन्विटेशन आना, क्वाड जैसे नए अलायंसेस बनना, प्रॉपर एनुअल मीटिंग देखना, लेकिन फिर इतना सब कुछ होने के बाद ये गायब कहां हो गए? आज जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस में सारे अलायंसेस हवा हो जाते हैं, तो कल अगर चाइना, पाकिस्तान के फौफौ, उसके साथ दुश्मनी हो गई, कॉन्फ्रंटेशन हो गया, तब क्या होगा? तब कौन सपोर्ट करेगा? प्रधानमंत्री मोदी तो इतने सालों से फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं, इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन एक ऑल वेदर एलाई हम ढूंढ नहीं पाए पूरी दुनिया में। ये क्या फायदा हुआ फिर ऐसी डिप्लोमेसी का? अगर एस जयशंकर जैसे करियर डिप्लोमेट होने के बाद भी इंडिया के ऐसे क्राइसिस के टाइम पर हम सपोर्ट ना जुटा पाए तो क्या फायदा? ये सब इंस्टा रील्स का, लेजर आइज का, बेस्ट एफएम का ढिंढोरा पीटने का? या फिर उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि रियल काम तो कुछ हो नहीं रहा? चलो एक काम करते हैं, फॉरेन प्रेस के सामने 2-4 ऐसी ऊंची ऊंची बातें कर देते हैं, शॉर्ट बाइट्स दे देते हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस रील में देखेगी, खुश हो जाएगी। क्या बस ये सब सरकार कर रही थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, पिछले 6 सालों में सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए? या फिर हमारे असली डिप्लोमेसी में ही कुछ प्रॉब्लम है? पहले कुछ बीते सालों में अलग अलग देशों में जो हम गए हैं, देखिए क्या बयानबाजी की है हमने। To buy the club, because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. We look for partners. We don't look for preachers. आज हालत यह है कि भारत के साथ न पार्टनर खड़ा है, न प्रीचर खड़ा है। डिप्लोमेसी में एक कहावत होती है, द डिप्लोमेसी इज द आर्ट वेयर यू हैव टू स्पीक विदाउट सेइंग मच।
यहां तो सालों से डिप्लोमेसी के नाम पर बस एरोगेंस की दुकान चल रही है। जिन देशों में हम पार्टनर्स, अलायंसेस ढूंढने जाते भी हैं, वहां भी हम उन्हें लेक्चर पिला देते हैं, उन्हें कॉल आउट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के केस में इतना कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक एरोगेंस जो हमने दिखाया है, क्या वो जस्टिफाइड है? हमारी इकोनॉमिक माइट है क्या लोगों को इस तरीके से खरी खोटी सुनाना, इस तरीके से लेजर आइज दिखाना? ठीक है, आप मोस्ट पॉपुलस नेशन हो, 1/5 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन आपको वेस्टर्न एलाइज अगर आप चाहिए तो आप उन्हें अपीज नहीं करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अपीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें ज्ञान देने की भी जरूरत नहीं है, और वो भी इतनी ओपनली और इतने बदतमीजी से, जबकि आप अलायंसेस बिल्ड करने जा रहे हो, एलाइज ढूंढने जा रहे हो। और एलाइज सबको चाहिए होते हैं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। यूएस जो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है, जब एंटी टेरर ऑपरेशंस करता है, चाहे वो हूतीस पर हो या इराक हो, लिबिया हो, अफगानिस्तान हो, छोटे से छोटे ऑपरेशन से लेकर बड़े से बड़े इन्वेजन तक, वो हमेशा या तो नेटो पार्टनर्स के साथ जाता है या तो यूके के साथ जाता है। मिडिल ईस्ट में आप अगर देख लो, स्ट्राइक करना हो तो यूके या फ्रांस के साथ अपना एलाई बनाकर लोगों के साथ ऑपरेट करता है। रशिया जब यूक्रेन पर इन्वेट करता है तो पहले बेलारूस और बाद में ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की मदद वो लेता है। अलायंसेस हेल्प ऑलवेज, ये एक्ला चलो रे, ये इंटरनेशनल अफेयर्स में चलता नहीं है। और ऐसे अलायंसेस ना बिल्ड करके जो देश एरोगेंस में चलता रहेगा, टाइम आने पर दुनिया भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगी जैसा कि अब दिख रहा है। यहां पर जयशंकर साहब का एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जहां वो अपने टिपिकल स्टाइल में इंडिया का जो रशिया यूक्रेन वॉर में जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई करने की वो कोशिश कर रहे थे, और वो भी एक हाई मॉरल ग्राउंड में। एक ऐसा वॉर जहां क्लियरली रशिया एग्रेसर था, पूरी वेस्ट को मालूम था, ग्लोबल साउथ के कई देश भी इसी बात पर अग्री कर रहे थे। लेकिन सुनिए जयशंकर साहब एक मॉरलिस्टिकली हाई, प्रैक्टिकल अलग चीज है, लेकिन मॉरलिस्टिकली हाई ग्राउंड कैसे लेते हैं। This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. ये सारे बाइट सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ भी पूरी दुनिया ने यही काम किया। किसी ने टेरर स्टेट के खिलाफ कोई साइड चूज नहीं किया। जो आए भी साइड चूज करने, उन्होंने पाकिस्तान का साइड चूज कर लिया, बाकियों ने भारत की तरफ न्यूट्रलिटी चुना। यहां इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक फेटल फ्लॉ हमारे सामने आता है। नेहरू की जो नैम पॉलिसी थी, नॉन अलायन मूवमेंट पॉलिसी थी, उसको एक नया रूप देकर वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बनने की कोशिश करता आया है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको लीड करते आए हैं जयशंकर जी। अब समझाता हूं यह प्रॉब्लम क्यों है। 7 दशक पहले इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस जब हासिल की तो अपनी सॉवरेनिटी को किसी भी विदेशी दबाव से बचाने का फैसला किया। अब उस समय सबने सोचा था शीत युद्ध का समय था, आज नहीं तो कल भारत को अमेरिका या यूएसएसआर के फोल्ड में जाना पड़ेगा, माने उनके साथ जाना पड़ेगा, किसी ब्लॉक को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा भारत नैम का फाउंडिंग मेंबर बनता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का फाउंडिंग मेंबर बनता है, युगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया के साथ। उस समय के टीटो, नेहरू, नासिर, सुकार्नो जैसे बड़े लीडर्स ने कहा कि हम किसी को अपना पॉपो नहीं बनने देंगे, अपने देश के विकास के लिए काम करेंगे और किसी ब्लॉक में नहीं शामिल होंगे। यह पॉलिसी फंडामेंटली नेहरू से लेकर मोदी सरकार ने बरकरार रखी है। हम आज तक किसी के ब्लॉक में नहीं गए, जैसा कि पाकिस्तान अमेरिका ब्लॉक में चले गया। और ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी में कोई फ्लॉज नहीं थे। किसी ब्लॉक का ना होने का खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा जब 62 में चाइना के हाथों हमें भारी हार झेलनी पड़ी। आज भी कई स्कॉलर्स का मानना है कि उस वक्त भारत अगर का कोई सॉलिड एलाय होता, किसी ब्लॉक के अगर हम हिस्से होते, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी अगर हम किसी ब्लॉक का हिस्सा होते, तो भारत काफी सेफ रहता। चाइना भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं करता, हमारी जमीन छीनने की बात तो काफी दूर है। लगता है इतने सालों बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा था नेहरू की इस गलती से। समझाता हूं क्यों। बातों के डिपार्टमेंट में 100 आउट ऑफ 100 हैं। क्वाड को तो चाइना ने अपेरेंटली बोला है एशियन नेटो, मैंने चाइना भी थर थर से कांप रहा था इस क्वाड से, जिसे जयशंकर जी काफी लीड कर रहे थे। मोदी जी ने भी बहुत बार बात किया था, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलकर लिखेंगे नया अध्याय। इंडिया अब एक ग्लोबल प्लेयर बन गया है। Quad is a platform where 4 countries have come to cooperate for their benefit and for the benefit of the world.
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये बातें हवा हो जाती हैं। अब साफ दिख रहा है कि जब तक यूएस की चाइना के साथ बन नहीं रही थी तब तक क्वाड को हवा दिया जा रहा था, और जैसे ही यूएसए को लगा कि भाई अब इंडिया को उसकी जरूरत है, तो ये अलायंस बस एक व्हाट्सएप ग्रुप बनकर रह गया जहां कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है समय रहते और कोई मैसेज नहीं दिखता है, बस ज्ञान के व्हाट्सएप ही फॉरवर्ड होते हैं सुबह शाम, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। ट्रंप की वजह से ग्लोबल ट्रेडिशनल अलायंसेस अब तार-तार हो रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉक डिक्लाइन में है। ऐसे में इंडिया के पास मौका है एक नया रियल अलायंस बिल्ड करने का, क्वाड जैसे नहीं जहां जरूरत पड़ने पर सब 9-2-11 हो जाएं। लेकिन इसे बिल्ड करने के लिए यूजलेस एरोगेंस छोड़कर रियल डिप्लोमेसी करनी होगी। अपने सिक्योरिटी नीड्स और चाइना के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाने होंगे। सिर्फ लेजर आईज और सैवेज रिप्लाई से आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं कर सकते हो, बस जनता को बेवकूफ बना सकते हो घर में। याद रखिएगा, आज हम पाकिस्तान प्लस चाइना माने 2 फ्रंट वॉर फेस नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली 2.5 फ्रंट वॉर का सामना कर रहे हैं। सिर्फ पड़ोसी ताकतें नहीं, हमारे देश के अंदर डिजिटल टेररिस्ट ने, जिन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को बुरी तरीके से ट्रोल किया, उनकी बेटी के प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया, क्योंकि मिस्री ने क्या सीज फायर का पब्लिक अनाउंसमेंट किया था, जैसे कि यह फैसला उन्होंने किया था। इसके बाद आईएफएस आईएएस एसोसिएशन ने भर भर कर कड़ी निंदा की। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर लेकिन बचाव में आए भी नहीं, कोई बयान भी नहीं दिया इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय। जयशंकर जी अपने टीम को अपने ही देश के आतंकियों से बचा नहीं सकते हैं, पाकिस्तानी आतंकियों से बचाने का तो प्लान बहुत दूर का लगता है। एविडेंस हमारे पास साफ है कि यह इंफॉर्मेशन किसने लीक की, किसने सर्कुलेट किया, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है। अब सुनने में आ रहा है कि खुद जयशंकर जी की सिक्योरिटी बढ़ा दी जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि खतरा कहां से है, पाकिस्तान से या चंदन कुमार सिंह जैसे डोमेस्टिक डिजिटल टेररिस्ट से है। उधर हमारे डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी हार रही है चाइना। अब यह बात साफ हो चुकी है कि चाइना ने किस लेवल पर ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सहायता की थी, सैटेलाइट एक्सेस से, रेडार इंफॉर्मेशन से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से। लेकिन हम बार बार चाइना के सामने अपना सर झुकाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना का नाम लेने से भी कतराते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं कि चाइना से हम लोहा नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो इतनी बड़ी शक्तिशाली इकोनॉमी है। यानी सारा लेजर आई, सारे रील कमेंट्स दूसरे देशों के लिए है। अमेरिका के सामने आरती की थाली और चाइना के सामने अपना मुंह बिल्कुल बंद। अगर हमने पाकिस्तान का टेरर एंगल एक्सपोज करना है तो बहुत काम अभी बाकी है। अल्फा मेल रील से काम नहीं होने वाला है, लोगों से डिप्लोमेटिकली बात करनी होगी, देसी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना छोड़ना होगा, रिजल्ट्स दिखाना होगा। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना हमारा सबसे बड़ा मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक थ्रेट बना हुआ है और उससे निपटने के लिए पूरी की पूरी एक नई रणनीति बनानी होगी। सवाल यह है कि इस फ्लैश पॉइंट के साथ जो पिछले हफ्ते हमने देखा, इससे हम सीख लेंगे या अपने ही प्रोपेगेंडा में डूबकर, दूसरों का मजाक बनाकर अपने आप को ही नंगा राजा बना देंगे। अपनी मीडिया तो आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को कैसे कंट्रोल करोगे, जो सीज फायर से लेकर रफाल से लेकर सवाल उठा रहा है कि यह सब हो क्या रहा है। टॉम कूपर जैसे सस्ते वॉर एक्सपर्ट्स तो आप टीवी पर बैठा दोगे, लेकिन चाइना के बढ़ते कदम को कैसे रोकोगे? तुर्की को तो आप बॉयकॉट कर दोगे, लेकिन पाकिस्तान के पोपो चाइना से $100 बिलियन प्लस जो सामान इंपोर्ट करा रहे हो, उसे कब रोक पाओगे? बहुत काम है, लेकिन अगर आपको हवाबाजी.com करनी है तो करिए, लेकिन सिचुएशन बद से बदतर ही होती रहेगी। आप अपना कम से कम पर्सनल सिचुएशन थोड़ा हैंडल कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। एआई का आक्रमण बिल्कुल शुरू हो चुका है। अपने आप को एआई के जमाने में अपने आप को पूरा इक्विप रखिए। 2 दिन का ये फ्री एआई वर्कशॉप है, टाइम हो तो जरूर उसको अटेंड करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने लिंक देकर रखा है, उसको प्लीज क्लिक करिएगा और अपने आप को टाइम से रजिस्टर करिएगा। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।